अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम दो बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं। एक जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात हैं, पीटीआई को 13 नशिस्तें हरवाने वाले और नून लीग को 13 नशिस्तें रावलपिंडी डिवीजन से सिर्फ जिताने वाले, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा क्या इमरान खान को हटाने में फ़ौज मुलव्विस थी, क्या फ़ौज पीछे थी तहरीक अदम एतमाद के, ये भी हम आपको तमाम इंकशाफात बताएंगे कि कब जो मियाँ शवाशी साहब थे उस वक्त के अपोजिशन लीडर और आसिफ जरदारी साहब, उनको DGSI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अन्युम ने ग्रीन सिग्नल दिया था इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। और ये किस तरह से मुलाकात हुई थी और ये कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, फ़ौज ने ये कब फैसला लिया था, जिनों के बाजवा और के साथ कोर कमांडर मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुई थी, कब ये गुफ्तगू हुई थी, कहाँ से कहानी बिगड़नी शुरू हुई थी और किस तरह से तमाम मामला इमरान खान साहब के हटाने तक पहुंचा था, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, वैसे तो हमने ये वीलॉग पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन फिर वो चीफ कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई रावलपिंडी के, तो हमने कहा चले ठीक है, इसको थोड़ा सा ये एडिशन करके तो वो जो बाकी है उसी को हम हिस्से को जोड़ देंगे। तो अब चीज़ ये है कि हमने फौज वाला हिस्सा पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था, अब हम चीफ कमिश्नर वाला हिस्सा बीच में ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन जिस अंदाज में उनको इलेक्शन हराया गया, और अब चीफ कमिश्नर रावलपिंडी ऑन रिकॉर्ड आके रिज़ाइन दे रहे हैं और मान रहे हैं कि जनाब ये धांधली, हमने 13 नशिस्तें दबाव डाल के हमसे 70-70 हज़ार वाली लीडों के कैंडिडेट्स को हराया गया था और PMLN के कैंडिडेट्स को जितवाया गया था। हमने, आपको याद हो, 10 फरवरी को हमने एक वीलॉग किया था असद तूर अनसेंसर्ड में, हमने बताया था किस तरह से 10 फरवरी की दोपहर को हमने स्टोरी की थी कि 8 और 9 फरवरी की रात को, 8 फरवरी की रात को ISI के अफसरान जाके आरोज के दफातर में बैठ गए थे। कौमी असम्बली के 58 हलकों का हमने आपको बताया था, 58 हलकों का। और 8 फरवरी की रात को इन आरोज के दफातर में बैठ के जो ये थे ISI के अफसरान, इन्होंने आरोज के साथ बैठ के फॉर्म 45 चेंज किए, फॉर्म 47 चेंज किए, लेकिन ये फॉर्म 45 जो फॉर्म 45 ऑलरेडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग एजेंटों को दे चुके थे, उससे मुख्तलिफ थे। तो ये शोर मच गया और किस तरह से 9 फरवरी की रात को ISI के लोगों ने जिस जिस कैंडिडेट को जितवाया हुआ था उस PMLN और दीगर जमातों के बंदों के, MQM के यानी के और PMLN के मेजर तौर पे इनके उम्मीदवारों के ज़रिए इनके बंदों को बुलाया और फिर जो इन्होंने फॉर्म 45 में नए वोट्स ऐड करके इनकी लीड बनाई थी, उतने उतने वोट स्टैंप करवा के 9 की रात को पूरी रात वो उन थैलों में भरे गए। ये हमने आपके आगे इंकशाफात किए थे, हमने शहर भी बताए थे कि कराची, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीज़न, चकवाल, जेहलम, गुजरात, लाहौर, मुल्तान, बहावल नगर, हमने आपको तमाम ये शहर भी बताए थे कि जहाँ जहाँ पर ये तमाम रिगिंग हुई, जहाँ जहाँ पर ISI के लोगों ने जाके कब्जा किया, इस तरह से बैलेट ये चोरी हुए, ये सब कुछ हमने आपको बताया था। आप जाइए 10 फरवरी का हमारा वीलॉग देखिए, इसमें हमने पूरी डिटेल दिया है कि किस तरह से ऑफिस में गए, किस तरह से इंटरनेट के जो ऑफिस में वाईफाई थे वो बंद किए गए, आरोज के साथ बैठा गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ क्या किया गया, पूरी डिटेल्स हैं, आप जाके दोबारा वो वीलॉग देख सकते हैं। तो आज जो चीफ कमिश्नर बोले हैं, उन्होंने असद तूर अनसेंसर्ड की स्टोरी के कंटेंट को कंफर्म किया है कि किस तरह से ये पूरी रिगिंग हुई। और आप देखिए, उन्होंने सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन की बात की है, क्योंकि वो रावलपिंडी डिवीजन के चीफ कमिश्नर थे कि यहां से 13 MNA की नशिस्तें नून लीग को दिलवाई गई। तो आप सोचिए, अब जो जिन जिन शहरों का मैंने नाम लिया हुआ, वहां की अगर आप शामिल करने लगे तो ये 58 से ज्यादा सीटें बनेंगी कि नहीं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी रिगिंग की गई, बदतरीन रिगिंग की गई। और अब मसला यह है कि हमारे ISI के दोस्तों ने हमारे कई तहकीकाती सहाफ़ियों को, जिनका मुझे बड़ा दुख होता है अब ये देख के, उनको हरकतें करते देख के, कि उनको रखा हुआ है, वो मैं वीलॉग करता हूँ, वो तर्दीदी ट्वीट शुरू कर देते हैं कि मैं फैक्ट चेक ये है कि असद तूर ने जो कहा वो ये नहीं है, वो ये है फैक्ट चेक। आपका फैक्ट क्या, एक ISI का कर्नल या ISPR का कर्नल आपका फैक्ट होता है?
ये आप लोगों की तहकीकाती सहाफत इस लेवल पर आ गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपको मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर उन्होंने आपको बतौर एनालिस्ट बिठा दिया, आपकी जेब में 4 पैसे आने लग गए, आपको स्क्रीन मिलने लग गई, तो आप लोग ये फैक्ट चेक शुरू हो गए। झूठे अपने जो आईएसआई के कर्नलों के झूठ होते हैं वो आप फैक्ट बना के बेच रहे होते हैं अपना फैक्ट चेक कह के। इतना नीचे गिरे आके। और मैं आज भी जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी सीजीएस की, मैं उस मुलाकात की स्टोरी के भी एक एक वर्ड के ऊपर कायम हूं। ये इनसे फैक्ट चेक वाली डिनाइल करवानी है, करवाते रहे। वो भी झूठे डिनाइल दे रहे थे सीजीएस वाली स्टोरी वाले, और ये धांधली वाले भी झूठे डिनाइल दे रहे हैं। उल्टा कमिश्नर के ऊपर इल्जाम लगा रहे कि वो तो रिटायर होने वाला था इसलिए उसने ये कर दिया। वो जिसका दिमागी तवाज़ुन खराब है भाई, वकार सेठ फैसला दे उसका दिमागी तवाज़ुन खराब, कमिश्नर रावलपिंडी बोले उसका दिमागी तवाज़ुन खराब, ठीक है। और कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है कि उन्होंने ये गलत काम किया है, उनको चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फांसी दी जाए कचहरी चौक में। ये बड़े सख्त उनके अल्फाज हैं, लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ये कमाया है आपने, इससे आपको बचाना चाह रहे थे। हम शोर कर रहे थे कि ये मत करें काम, और मैं ये शोर पिछले 4-5 माह से कर रहा था, लेकिन आपको क्या थी, आपका एक टाउट लगा हुआ था, वो मीडिएटर बना हुआ था, आप भी लगे हुए थे, खुद भी लगे हुए थे, राब्ते चल रहे थे, और आज ये गंद हो गया और ये काला खब उछल रही है। अब क्या चीफ जस्टिस काजी फैसला जुर्रत करेंगे कि वो इसके ऊपर एक कमीशन बनाए और वो कमीशन प्रोब करे, ठीक है, और वो कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हो, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब अब नहीं बैठ सकते क्योंकि वो अब इस धांधली के किरदार हैं, और वो करवाए दूध का दूध और पानी का पानी, फिर पता चले कि कहां पर ये मुल्क खड़ा हुआ है, किस तरह मैंडेट चोरी हुआ है, किस तरह से एक इलेक्शन चोरी हुआ है, किस तरह बेशर्मी से और इंतहाई ढिठाई से और बदतरीन अंदाज में ये रिगिंग की गई है कि उम्मीदवार अपने फॉर्म 45 लेकर फिर रहे हैं कि भाई हमारे फॉर्म 45 का रिजल्ट टोटल कर लो, हम जीते हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन उनको इधर उधर कर रहा है। वो घटिया गलीज ये सिकंदर सुल्तान राजा, ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट, ये गंदी नस्ल का, इसने ये सारा कुछ करवाया है। हमारे बड़े जो सो कॉल्ड तहकीकाती सहाफियाँ वो बड़े इसके गवाहियाँ देते थे, नहीं सिकंदर सुल्तान राजा बड़ा ठीक आदमी है, ये बड़ा ईमानदार अफसर है। ये है उनका सिकंदर सुल्तान राजा पड़ा हुआ, अब बैठे से चाटें बैठ के इसको। तो ये सिकंदर सुल्तान राजा और सब लोग मुजरिम है इस इलेक्शन चोरी के अंदर। और ये कमिश्नर साहब की अभी भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रावलपिंडी बैठे हुए, तो उन्होंने कहा नहीं फौज ने तो अपना काम ठीक किया था। भाई बताए ना, उनके लोग आके आपके दफातर में बैठे थे, सच पूरा बोले। और अब हम इसके बाद अब आपको बताते हैं जो कि किस तरह से फौज ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए ये सब कुछ किया था। 9 अप्रैल करवाया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाई थी, वो भी पूरी कहानी अब हम आपके आगे खोलते हैं क्योंकि अब एक बहस चल निकली है। एक तरफ मौलाना फजल रहमान हैं जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि जनरल बाजवा, और पहले उन्होंने गलती से जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं मैं जनरल फैज़ हमीद की नहीं, मैं जो अभी सिटिंग डीजीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, इनकी बात कर रहा हूँ कि इन्होंने किस तरह से हमें पूरी डायरेक्शन दी कि किस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, किस पार्टी ने क्या करना है, किस तरह जोड़ना है। तो ये सब कुछ के लिए जो गेम कैसे लगी, कहाँ लगी, ये सब कुछ हम आपको उस वक्त की अंदर की तमाम खबरें देते हैं जो कुछ चल रहा था, क्योंकि मैं इन इवेंट्स को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था और मैं उस वक्त भी अपने इसी वीलॉग पे ये सब कुछ अनसेंसर्ड कर रहा था क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो सब कुछ सेंसर्ड है पाकिस्तान में। तो हम आपको ये तमाम तफसीलात लाए देते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो देखिए, ये वारदात डली और ये डलनी शुरू हुई दिसंबर 2020 से। दिसंबर 2020 में जब इमरान खान साहब के कहने पर जो उस वक्त के DGISI थे फैज़ हमीद साहब, उन्होंने मरीम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर साहब का जो रूम था अवारी होटल में कराची, उस पर रेड करवाया रेंजर्स का और सिंध पुलिस का, और वहाँ से कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार किया गया और उनकी जिसे कहते हैं ना वो प्राइवेसी का तकद्दुस पामाल किया गया। जिस अंदाज में उनके बेडरूम में रात के वक्त ये रेड किया गया, उस पर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया। उस पर जब बैकलैश आया तो उसके बाद एक कोर कमांडर्स मीटिंग हुई जिसमें जनरल कमांडर बाजवा और कोर कमांडर्स बैठे। वहाँ पर बड़ी सख्त गर्मा गर्मी और तू तकार तक हुई जनरल फैज़ हमीद और दीगर कोर कमांडर्स के दरमियान।
और वो तू तुकार इस बात पर हुई कि आप आउट ऑफ वे जा रहे हैं इमरान खान साहब को ओबलाइज करने के लिए, और आपने ये रेड नहीं करना था, और ये आपका किया हुआ गंद है जो अब पूरी फौज के इदारे के मुंह पे मला गया है। और उसी बुनियाद पर आपको अगर याद हो कि तमाम के तमाम सिंध की पुलिस और की हिरारकी रिजाइन कर गई थी, क्योंकि सिंध के आईजी को अगवा करके ये रेड करवाया गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा गया कि इतनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट पुलिस के हाथों हुई है फौज को, और ये आपकी वजह से हुई है। उसके बाद जनरल फैज हमीद ने भी तल्ख जवाब दिया किसी कोर कमांडर्स को, और ये बहुत सख्त गर्मा गर्मी हुई उस कोर कमांडर्स मीटिंग में। लेकिन उस कोर कमांडर्स मीटिंग का जो कंक्लूजन हुआ, वो जनरल फैज हमीद और कोर कमांडर्स और जो जनरल कमांडर बाजवा हैं, इन्होंने इनके बीच में सीज फायर कराया। तो उसके बाद जो कंक्लूजन हुआ वो ये था कि अब हालात मजीद यूं नहीं चलेंगे, और अब DGSI जनरल फैज हमीद को भी तब्दील किया जाएगा, और अब फौज अपने आप को डिस्टेंस करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब चल नहीं पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे, और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इमरान खान साहब पाकिस्तान के ताल्लुकात बार बार ख़राब कर रहे हैं। सऊदी से ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, UAE से ख़राब कर दिए हैं, अमेरिका से ख़राब कर दिए हैं, यूरोप से ख़राब कर दिए हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों में, और चीन भी नाखुश है, तो ज़रा अब डिस्टेंस किया जाए। ये प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, PTI प्रोजेक्ट। उसके बाद ये तय हुआ कि जनरल फैज हमीद साहब को हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर आगे सेनेट इलेक्शन मार्च 2021 में, तो फिर इमरान खान साहब ने इंसिस्ट किया कि जनरल फैज हमीद को सेनेट इलेक्शन तक कंटिन्यू करने दिया जाए। तो वो कंटिन्यू करने दिया गया, लेकिन जनरल फैज हमीद को वादे तौर पे जनरल कमर बाजवा की तरफ से डायरेक्शन मिल गई थी कि आप इन सेनेट इलेक्शन में कहीं इंटरवीन नहीं करेंगे। और उसके बाद वही हुआ कि जब ये अपोजिशन को आइडिया हुआ कि ISI नहीं इन सेनेट इलेक्शन को मैनेज करेगी, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से खड़ा किया गया, और यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते, कौमी असम्बली से जीते, जिसका इमरान खान साहब को बहुत बड़ा धचका लगा, और उन्होंने बहुत शोर किया जनरल कमर बाजवा और DGSI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को, जो उस वक्त के थे, बुला के कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं फिर हुकूमत छोड़ देता हूँ, ये वो। तो उनको समझाया गया कि नहीं ठीक है, अपोजिशन ने ले ली, आपसे बहुत से आपके लॉ मेकर्स नाराज भी थे, क्योंकि आप फंड्स नहीं देते, आप उनको उनके हलकों का काम नहीं करवा रहे, तो उन्होंने वोट दे दिया आपके अगेंस्ट। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत जिद की, और उन्होंने कहा कि मैं तो जनरल कमर बाजवा ने उनको पेशकश की कि अगर आपको ये है कि हम आपकी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का ऐलान करें, और हम आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाएंगे। इमरान खान साहब ने उस पर एग्री किया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने लेने का ऐलान किया। फिर जनरल फैज हमीद की ड्यूटी लगी कि आप PTI के और इत्तेहादियों के लॉ मेकर्स कौमी असम्बली में पूरे करेंगे, जो इमरान खान साहब को वोट एतमाद का वोट देंगे। अब उसके लिए अगर आपको याद हो, उस वक्त जिसे कहते हैं जो मरहूम आमिर लियाकत थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहा भाई हमें तो उठा के लाया गया इस वोट दिलवाने के लिए। इसके अलावा PTI के 2 लॉ मेकर्स को, जिनका ताल्लुक एक का साउथ पंजाब से, एक का FM नॉट रॉन्ग फैसलाबाद से था, उनको अगवा करके पूरी रात रखा गया ISI के इधर गोलड़ा वाली साइड पे एक सेफ हाउस है, वहाँ पे उससे पूरी रात इन्वेस्टिगेट किया गया कि क्या आप लोगों ने इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में डिच करने का कुछ किया हुआ था। इस तरह का पूरा करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाया गया। इमरान खान साहब को वक्ती तौर पर मुतमिन कर दिया गया कि आप बेफिक्र हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब को जाहिर बात है स्मेल आ चुकी थी, और DGSI जो थे लेफ्टिनेंट फैज हमीद, वो बड़े तरीके से इमरान खान साहब को कन्वे कर चुके थे कि ये आपका प्रोजेक्ट अब अबेंडन करने का फैसला हो चुका है, और इसी वजह से ये मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो इमरान खान साहब इस वजह से डटे हुए थे कि ये अपॉइंटमेंट नहीं चेंज होने देनी DGSI लेफ्टिनेंट फैज हमीद वाली। उसके बाद एक दफ़ा मार्च से पहले जनरल बाजवा बात कर चुके थे, फिर मई जून में जनरल कमर बाजवा ने बात की इमरान खान साहब मीटिंग में कि जनरल फैज हमीद को उठाना है, हमारी पोस्टिंग और ट्रांसफर्स का वक्त आया हुआ है, प्रमोशंस का वक्त आया हुआ है, तो हमने लोगों को इस वक्त शफल करना होता है। लेकिन इमरान खान साहब डटे रहे कि भी कुछ टाइम दे दीजिए। फिर सितंबर के जो अवाइल था, उसमें एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जनरल कमर बाजवा ने इमरान खान साहब को कहा कि फौज ने फैसला किया है कि अब न्यूट्रल रहेगी, और अब आप और जो अपोजिशन है वो अपनी अपनी सियासत चलाएंगे। हम अब इंतखाबात आ जाने 2 साल बाद, तो हम उससे पहले पहले खुद को न्यूट्रल कर रहे हैं। अब आज से आप अपने ओन पे हैं। तो इस पे कहते हैं इमरान खान साहब बड़े गुस्से हुए, उन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में जनरल कमर बाजवा को कहा कि जी अब आपको अब न्यूट्रलिटी याद आ गई है, और अब आपको ये लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ गई है, तो ऐसा नहीं होगा, ये कैसे आप बातें कर रहे हैं। और इस पर इमरान खान साहब काफ़ी तल्ख हुए, और तल्खी में मीटिंग छोड़कर चले गए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही मीटिंग हुई। इसके बाद फिर
कुछ टाइम गुजरा, सितंबर के एंड में जनरल बाजवा इमरान खान साहब के पास फाइल लेके आए कि ये लोगों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, इनको मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की पोस्टिंग भी है। तो इमरान खान साहब वहां पर तो मान गए, पहले उन्होंने थोड़ा सा रजिस्ट किया, लेकिन जनरल बाजवा ने इंसिस्ट किया कि हमने जनरल फैज हमीद को पोस्टिंग देनी है कोर कमांडर की। अगर वो कोर कमांडर नहीं बनेंगे तो वो आर्मी चीफ की रेस में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अब आर्मी रूल्स में हम चेंज कर चुके हैं कि कोई भी आर्मी चीफ बनने का अहल तब होगा जब उसने कम से कम 1 साल कोई कोर कमांड की होगी। तो इस पर इमरान खान साहब ने उनसे आर्गू किया, उन्होंने कहा कि आप ये रूल चेंज कर दें और वो DGISI रहते हुए भी वो अहल बन सकें आर्मी चीफ बनने के। तो जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, ये रूल्स हम नहीं चेंज कर सकते, एक शख्स के लिए हमें इनको पोस्टिंग देनी होगी। इस पर इमरान खान साहब ने एग्री किया, ठीक है आप पोस्टिंग कर लें। लेकिन जब जाके जनरल बाजवा ने पोस्टिंग की तो इमरान खान साहब ने उस पोस्टिंग का नोटिफिकेशन करने से इनकार कर दिया। उस पर जनरल बाजवा बड़े बददिल हुए कि ये तो मुझे एम्बेरस किया गया है, मैंने पूरा ऐलान करवा दिया ISPR से कि जनरल फैज हमीद की पोस्टिंग हो गई है जो। उस पर इमरान खान साहब ने कॉल करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उनको कहा कि इमरान खान साहब को कहिए कि अगर उन्होंने जनरल फैज हमीद की पोस्टिंग नहीं करनी तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं ये एम्बेरसमेंट नहीं ले सकता। इस पर फिर दौड़े लग गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, परवेज खटक साहब, ये लोग इमरान खान साहब के पास पहुंच गए कि अब क्या कर रहे हैं, ये हालात बिगड़ देंगे, फौज के इदारे के साथ ताल्लुकात कर रहे हैं। इमरान खान साहब डटे रहे कि नहीं, मैंने नहीं पोस्टिंग करनी। उसके बाद ये लोग रावलपिंडी गए, वहां पर जनरल बाजवा ने इनके आगे गिले शिकवे किए कि इमरान खान ये करता है, वो करता है, मैंने तो इतना चलाया है, इतना सपोर्ट किया है, अब ये इस तरह की बातें कर रहा है। खैर ये मुलाकातें दोनों तरफ चलती रहीं और फिर इन द एंड ये तय पाया कि इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद ने जाकर जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने जाकर इमरान खान साहब से एक मुश्तरका मुलाकात की। वहाँ पर तय पाया, जनरल फैज हमीद ने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे पोस्टिंग चाहिए, मुझे जाने दीजिए। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि आपका 1 साल आपको चाहिए ना, तो वो तो अगर आप नवंबर के आखिरी हफ्ते में चले जाएं तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में जिसे कहते हैं उससे अगले साल यानी कि 2022 में जनरल बाजवा की रिटायरमेंट होगी, तो तब तक आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। तो आप नवंबर के आखिरी हफ्ते तक तो कंटिन्यू करें बतौर DGISI। इस पर यह तय पाया कि लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम जो हैं वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में आएंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने अपनी ये भी कहा कि मैं DGISI के लिए जो आएगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो मैं उस जनरल का इंटरव्यू करूंगा। तो उसको फिर 3 जनरल का पैनल भेजा गया, उनके इंटरव्यूज किए। लेकिन उससे पहले लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम का नाम अनाउंस हो चुका था। उसके बाद ये भी कहा गया दूसरी साइड से कि आप इन्हीं को आने दीजिए। और फिर इमरान खान साहब एग्री कर गए लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 20 नवंबर से चार्ज लेंगे। फिर जब लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम आए तो जाहिर बात है ये था जिसे कहते हैं 20 नवंबर 2021, और प्रोजेक्ट इमरान खान वाइंड अप शुरू हो चुका था। तो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम साहब ने आते सार 2 मुलाकातें की बहुत बड़ी, और ये मुलाकातें उन्होंने दिसंबर के पहले हफ्ते में की, दिसंबर 2021 के पहले हफ्ते में। एक मुलाकात उन्होंने उस वक्त के अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब से की, और एक मुलाकात उन्होंने पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब से की। ये दोनों मुलाकातें उन्होंने अलग अलग की और 1-on-1 की। इन दोनों मुलाकातों में उन्होंने दोनों इन बड़ी जमातों के रहनुमाओं को वाजे तौर पर बताया कि अब आज से फौज न्यूट्रल है, आप अपनी सियासत करने में आज़ाद हैं, और आप जैसे चाहें जो चाहें अब आज से करें, हम कहीं पे इंटरवीन नहीं करेंगे। इस पर कहते हैं जो आसिफ जरदारी साहब ने मुलाकात की थी उसमें उन्होंने कहा कि हम कैसे यकीन करें कि आप न्यूट्रल रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने सेनेट इलेक्शन में देख लिया था, हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की, और आइंदा भी अगर ऐसा कुछ होगा तो हम कहीं इंटरवीन नहीं करेंगे। ये आसिफ जरदारी साहब के लिए बहुत क्लियर पैगाम था कि अगर आप चाहें तो नो कॉन्फिडेंस ला के इमरान खान साहब को हटाना चाहे तो फौज इंटरवीन नहीं करेगी। इन मुलाकातों के फौरी बाद आसिफ जरदारी साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, मौका आ गया है, फौज हमें सिग्नल कर रही है कि वो पीछे हट रहे हैं इमरान खान साहब से और वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जब ये तमाम बातचीत हुई, इन दोनों रहनुमाओं ने अपनी कैलकुलेशंस की, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, वहाँ पर तमाम बातचीत की। मियां नवाज शरीफ साहब रिलक्टेंट थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने में, फिर आसिफ जरदारी साहब ने भी उनको कायल किया कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लानी चाहिए, हम इमरान खान को हटा सकते हैं, क्योंकि फौज उनको क्लियर सिग्नल दे चुकी थी। इसके बाद फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी जनवरी में शुरू होगी। पहला ऐलान हुआ कि जनाब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे,
मौलाना फजल रहमान और मियाँ शहबाज साहब की मुलाकात में, और असद जरदारी साहब ने फिर अलहदा से ऐलान किया। फिर उसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते में इन्होंने वाज़ेह तौर पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। उसके बाद मुलाकातें शुरू हो गई। अब उस दौरान फिर फौज का फुटप्रिंट नजर आता है। अब एक तरफ इमरान खान साहब रशिया का दौरा कर रहा है, जिसने यूरोप और अमेरिका को बहुत ज़्यादा नाराज़ किया कि ये एक ऐसे मौके पर जब यूक्रेन जंग चल रही है, इमरान खान साहब और पूरी दुनिया में पुतिन तनहा हो चुके हैं, इवन के भारतीय प्राइम मिनिस्टर भी उनके हक में बयान नहीं दे रहे हैं। इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत थी वहाँ पे जाने की। फौज को और भी क्लैरिटी होगी कि अब तो अमेरिका भी कोई किसी तरह से पाकिस्तान में हमें कोई गैर आईनी प्रोसेस करेंगे तो उसमें इंटरवीन नहीं करेगा, वो इमरान खान साहब से एनआई हो गया है। और दूसरी तरफ हालांकि ये नहीं कि अमेरिका के कहने पे फौज ने सब कुछ किया, ये सब कुछ झूठ है, इमरान खान साहब का गलत बयान है, साइफर मुकम्मल झूठ है। लेकिन फौज जो कैलकुलेशंस कर रही थी उसमें उनको आइडिया हो गया कि इमरान खान साहब को कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं आएगी हम अगर इनको हटाने की कोशिश करेंगे। और इसी दौरान इन लोगों को इकट्ठा करके कहा गया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का काम शुरू करें। इन्होंने मार्च के पहले हफ्ते में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दायर करने का मुकम्मल अमल शुरू कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि इत्तेहादियों से मुलाकातें शुरू हो गई। बाप और एमक्यूएम जो थी उनको फिर फौज की तरफ से सिग्नल मिला कि हम अब इमरान खान को नहीं जानते। और ये वही पार्टियां जिनको इमरान खान साहब के साथ रखा ही फौज ने हुआ था, इनको हर किस्म के कानून साजी में वोट के लिए फौज ला के देती थी। तो जब इन बातों को पता चला कि भाई फौज तो इमरान खान के पीछे ही नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई हम फिर इमरान खान साहब के कर रहे हैं। और ये वाज़ेह तौर पर फौज का सिग्नल था। इस दौरान इमरान खान साहब ने मार्च में असद उमर साहब और परवेज खटक साहब को भेजा जनरल वजीर बाजवा के पास कि अगर ये मिड ऑफ मार्च नहीं था कि अगर आपको जो दूसरी साइड है वो एक्सटेंशन की पेशकश कर रही है तो मेरे से बेशक ताहयात एक्सटेंशन ले लीजिए अब, लेकिन दूसरी साइड को सपोर्ट मत कीजिए। तो जनरल बाजवा ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे कोई एक्सटेंशन की पेशकश नहीं है, ना मैं एक्सटेंशन ले रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, आप जाने और अपोजिशन जाने, आप कहीं इंटरवीन नहीं कर रहे। इसके बाद जब मार्च का आखिरी हफ्ता शुरू हुआ तो बिल्कुल सूरत हाल ख़राब होती गई। अब उस वक्त इमरान खान साहब ने दोबारा से जनरल बाजवा से मीटिंग की, उनको कहा कि आप अपोजिशन से बात करें और उनको कहें कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, आए आम इंतखाबात में चले जाते हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें। इस पर जनरल बाजवा ने एक फॉर्मेलिटी की, एक मुलाकात की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं ये इमरान खान साहब का आपको पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। और ये जाहिर बात है वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और दीगर रहनुमाओं ने कहा, उन्होंने कहा कि आप क्या इमरान खान साहब की सपोर्ट में हमें दबाव डालने आए कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो जनरल बाजवा ने कहा बिल्कुल ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा। और ये मुलाकात इधर मारगला रोड पर ISI के मेस में हुई। वहाँ पर DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम भी बैठे हुए थे। और उस दौरान फिर ये चीज़ें क्योंकि पहले से पसे पर्दा मुलाकातों में तय पा चुकी थी कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ ले आइए। फिर इस दौरान PTI के कुछ लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया, वो गायब हो गए, उनको सिंध हाउस में पनाह दी गई। ये भी सब कुछ ISI के इल्म में था और ये सब कुछ एक कॉन्सेंट से चल रहा था। और फिर इत्तेहादी भी इमरान खान साहब का साथ जोड़ गए। फिर इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को दूसरी तरीके से मुस्तरद करवाने की कोशिश की कौमी असम्बली में, तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच इंटरवीन कर गया और वो बिल्कुल ठीक इंटरवीन किया। इमरान खान साहब ने गैर आईनी तौर पर मुस्तरद कराई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिर फौज ने दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंश्योर करवाया। रात के 12 बजे तक जब 9 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था तो फिर इमरान खान साहब को अगेन जर्नैल मिलने गए और उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगी, आप बराए मेहरबानी अब ये बंद कर दें। और इस दौरान असद उमर साहब को बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उनको कहा गया कि आप जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कंडक्ट करें। असद उमर साहब ने इमरान खान साहब की तरफ देखा, इमरान खान साहब ने कहा नहीं तुम नहीं करवाओगे। तो असद उमर साहब ने कहा कि मैं क्या करूँ, ये मैं इतना प्रेशर नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ रहा है बैठ के, तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो असद इमरान खान साहब को आइडिया हुआ कि मेरा घोड़ा तो बिदक गया है। तो इमरान खान साहब ने फिर कहा कि ठीक है अगर आपको लगता है तो आप फिर जाएं जाके करवानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो असद उमर ने कहा मैं सिर्फ यही करता हूँ कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस पे वोट खुद नहीं करवाता, मैं जाके रिजाइन कर रहा हूँ, ये खुद ही जाने जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवानी है करवाए वोट उसके लिए। और फिर उसी वक्त रात को असद उमर साहब रिजाइन कर गए, दीगर लोग रिजाइन कर गए, कैदी बहने ISI वालों ने पहुंचा दी
शो ऑफ पावर करने के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर और इधर उधर, और उसके बाद फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इमरान खान साहब हटा दिए गए। तो ये फौज ने प्रॉपर उनको हटाया, क्योंकि फौज उनसे जैसे कहते हैं ना डन एंड डस्टेड कर चुकी थी। उनको आइडिया हो गया था कि इकोनॉमिकली इमरान खान साहब हमारा प्रोजेक्ट हमें कॉस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉस्ट कर रहा है, और फौज की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज खासतौर पर सऊदी अरब, अमेरिका और चीन, इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज को इमरान खान साहब ने नाराज किया था। तो ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज को नाराज करने का मतलब है कि फौज के लिए अपने लिए मिसाइल पैदा होने लग गए थे। तो उसके बाद फिर ये डिसाइड हो गया था कि इमरान खान साहब को हर हाल में हटाया जाएगा, और उसके लिए वाज़ेह तौर पे सिग्नल दिया गया अपोजिशन को, मियां शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब को, डीजीआई से लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ने मुलाकात करके कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं और इमरान खान साहब को हटाएं और ख़त्म करें। तो वो फिर हुआ, और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।